अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स, कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुजरे एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, लेकिन रिएक्शन अभी तक उसके ऊपर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ अब टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के हनीफ अब्बासी और मुख्तलिफ नून लीग के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जो तमाम बुरे काम हैं, जो तमाम मुश्किल काम हैं, उनके अंदर पीपल्स पार्टी भी उतनी ही मुलव्वस थी, उनका भी वही किरदार था। तो यानी इनको पता है इन सियासी जमातों को कि इन्होंने बुरे काम किए हैं, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो। ये तमाम तर चीज़ें 26 नवंबर को जो गोली चली, वो सब कुछ उनके गले का फंदा बनेगा एक दिन ज़रूर। ये सारी बातें ये लोग जानते हैं। रिचर्ड ग्रिनेल के हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट्स रिचर्ड ग्रिनेल एज स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। और इन ममालिक के लिए बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्पेशल एनवॉय जो है खास, मतलब अब ये ममालिक उनके हवाले कर दिए, क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के बात हो रही थी कि रिचर्ड ग्रिनेल क्या ही कर लेगा। तो ये बड़ी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। अब यहाँ पर कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक दबाव इमरान खान के ऊपर मुसलसल है, और कुछ सहाफ़ी मुनीब फारूक जैसे और नजम सेठी जैसे चैनल्स के ऊपर आके पावर सर्कल्स के ये बयानियाँ भी दे चुके हैं कि इमरान खान को अगर माफ़ी के बगैर जो है 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे बगैर अगर रिहा कर दिया गया, तो इस्टेब्लिशमेंट का तमाम बयानिया तबाह हो जाएगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक दबाव डाला जा रहा है खान साहब के ऊपर कि बस माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांगे। इमरान खान ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, इमरान खान इस चीज़ के ऊपर वाज़ेह कर चुके हैं कि माफ़ी तो मैं किसी सूरत नहीं माँगूँगा, कंडेम मैं कर चुका हूँ। मैं इस 9 मई के वाक़यात जो हुए, मैं खुद तो ऑब्वियसली नहीं था मंज़रनामे के ऊपर, तो मैं उसको कंडेम कर चुका हूँ, मज़म्मत कर चुका हूँ। माफ़ी-शाफ़ी कोई नहीं है, माफ़ी-शाफ़ी निश्ता, लेकिन होगा ये कि आप उसके ऊपर बाकायदा जुडिशल कमीशन बनाएँ और तहकीकात करें। 9 मई सीसीटीवी फुटेजेस लाएँ, सब पता चल जाएगा। तो ये ही वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, यही वो बहुत बड़ा नुक्ता है जो नहीं पसंद आता अगलों को। और फिर उसकी वजह से अब जो सारा बयानिया है वो एस्टैब्लिशमेंट का ठुस तो होता चला जा रहा है। पहले दिन से अगर हम 8 फरवरी देखें, इद्दत मलिक का केस देखें, साइफर देखें, तोशा खाना देखें, शौकत खानम के अगेंस्ट कैंपेन्स देखें, मतलब क्या कुछ नहीं किया गया, ये हम सब जानते हैं। तो हर बयानिया ठुस जमा ठुस हो रहा है। सो अब कर क्या रहे हैं? अब जब हाथ कुछ नहीं आ रहा, कोई लॉजिकल रैशनल नहीं है, कोई रीजनिंग मौजूद नहीं है, तो अब जो एक काम किया जा रहा है वो ये कि दबाव बढ़ाया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से माफ़ी मंगवाई जा सके इमरान खान से 9 मई के ऊपर, जिसका जवाब इमरान खान दे चुके हैं कि माफ़ी-शाफ़ी मैं कोई नहीं माँगूँगा, तहकीकात करवाई जाएँ, सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएँ। अब इसके साथ कुछ और भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की जो चेयरमैनशिप है, उसके हवाले से ख़ासे कंसर्न्स मौजूद हैं हुकूमती कैंप्स के अंदर। और अब ऑब्वियसली कहा ये जा रहा है कि अगर नया नाम जो शेख वकास अकरम का सामने आता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स मौजूद हैं, और वो कंसर्न्स एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट को हैं। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है। उसके साथ-साथ अगर आगे बढ़कर मैं आपके साथ कुछ और शेयर करूँ, तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी है, लेकिन जो एक रिएक्शन का सिलसिला है वो मौजूद है। पहले तो नजम सेठी साहब रिएक्शन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट से बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई कि ट्रंप जीत जाएगा एस्टेब्लिशमेंट से, ये मिसकैलकुलेशन हुई। एस्टेब्लिशमेंट समझ रही थी ट्रंप नहीं जीतेगा, और हम जिस तरीके से मामलात यहाँ चला रहे हैं, चलाई जाएँगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बेल आउट पैकेजेस भी देता रहेगा, वो तो हमारे साथ ऑन बोर्ड है इस तमाम तर चीज़ में, क्योंकि साइफर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आया, तमाम तर चीज़ें जिस तरह डीप स्टेट इन्वॉल्व था, और फिर यहाँ का डीप स्टेट भी। लेकिन फिर ट्रंप जीता इलेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट का एक अंदाजा गलत साबित हुआ। एस्टैब्लिशमेंट का एक अंदाजा नहीं था, मिसकैलकुलेशंस एस्टैब्लिशमेंट की अपने मुल्क के अंदर जो 9 अप्रैल को खान को निकाला गया, वहां से शुरू होती हुई 8 फरवरी तक खत्म हुई, बीचों बीच भी बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस हुई, गिरफ्तारी डालना 9 मई, मतलब बहुत कुछ मिसकैलकुलेट कर गई हमारी एस्टैब्लिशमेंट। अब हुआ क्या है? अब हुआ ये कि नजम सेठी जैसे लोग आके बराह रास्त टीवी चैनल्स के ऊपर कह रहे हैं कि मिसकैलकुलेट कर गई हमारी एस्टैब्लिशमेंट ट्रंप की जीत के ऊपर, इनके पास सही खबर मौजूद नहीं थी। अब उसके साथ-साथ एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो ये है कि हनीफ अब्बासी जैसे लोग, क्योंकि अब इस टाइम मैं आपको बताऊँ एस्टैब्लिशमेंट भी पैनिक में है, ये हुकूमती कैंप भी पैनिक में है, और फिर पैनिक में इस किस्म के बयानात सामने ज़रूर आते हैं। अब हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि फौजी अदालतों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिमायत की, 26वीं तरमीम, चीफ जस्टिस और जजेस के मामले पर पीपल्स पार्टी ने हिमायत की, हर बुरे काम की बदनामी सिर्फ नून लीग के ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में भी है। तो ये हालात हैं। अब यहाँ पर जो बात की थी ना डीजीआईएसपीआर ने कि टीटीपी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान कमर तोड़ दी थी हमने तालिबान की, कौन उन्हें वापस पाकिस्तान लाया? तो सेनेटर मुश्ताक साहब कह रहे हैं, साबिक सेनेटर, टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला सियासी हुकूमत का नहीं, इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का था। मैं इस इजलास में मौजूद था। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला कर चुके थे, हमें सिर्फ आगाह किया गया था। अब हामिद मीर इससे भी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीजीआईएसपीआर से सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत तो अप्रैल 2022 में खत्म हो गई थी। मई 2022 में कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ किसके हुक्म से काबुल गए? मुज़ाकरात किसके कहने पर किए? मई 2022 में
सीज़ फायर क्यों किया गया? यानी ये बड़ा अहम है। ये बड़े अहम तरीन सवालात हैं। कोई भी डीजीआईएसआई या कोई भी कोर कमांडर अपने आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता। तो डेफिनिटली फिर जनरल बाजवा ऑन बोर्ड थे जनरल फैज़ के साथ। ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो ये सवाल कहीं और थ्रो करना कि डीजीआईएसपीआर की जानिब से कि किसी और ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए या कोई और चाहता था और अपने आप को इसमें क्लीयरेंस देना, क्लीन चिट देना, उसके ऊपर ये तमाम तर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक बड़ा तहलका किया। बार-बार वो टॉक शोज़ के ऊपर आकर ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं फैक्ट्स को चेक किया जाए कि कौन कोर कमांडर पेशावर था, कौन किसके कहने पर काबुल गया मुज़ाकरात करने, सीज़ फायर क्यों किया गया और फिर सवाल ये थ्रो किया जाता है कि टीटीपी की कमर तोड़ने के बाद टीटीपी को वापस कौन लाया? तो वाक़ईतन ये तो अवाम भी पूछना चाहती है कौन वापस लाया? फिर इसका जवाब देना चाहिए। ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपना तमाम तर मामला डाल रही है हुकूमत के ऊपर। अगर अब 26 नवंबर की बात करें, हुकूमत अपना मामला डाल रही है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब ये जो 26 नवंबर है ना, मैंने कल भी कहा था गालिबन या परसों कि फिर जब मिट्टी में खून मिल जाए तो वतन बन जाता है। ये खून ऐसे नहीं खामोशी से मामलात आगे बढ़ने देगा। ये नाहक खून, ये मासूम निहत्थे शहरियों का खून। अनीस शहजाद सत्ती के घर भी आज अलीमा खान लोग पहुँचे। अलीमा खान, उज़्मा खान और मुझे नाम भूल गया, नौरीन साहिबा गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हसन न्याज़ी की वालिदा का नाम मैं भूल गई हूँ। वो तीनों पहुँची हैं अभी अनीस शहजाद सत्ती के घर भी उनके वालिद से ताज़ियत करने। लेकिन ये खून, ये बड़े मासूम शहरी थे। कल से एक पिक्चर वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है तो मैंने इसलिए ना उसकी कोई तस्वीर इस्तेमाल की ग्राफिक्स के तौर पे, ना कोई खबर के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन एक पिक्चर वायरल है। पिंडी से एक शख्स है जिसकी फैमिली को पिंडी पुलिस कॉल करके बताती है कि आपके ये जो घर से शख्स है, इनकी लाश मिली है, एक्सीडेंट हो गया है और इनकी टांग पर गोली का निशान पाया जाता है जब गुस्ल दिया जाता है। तो टांग पर गोलियाँ 26 नवंबर वाले दिन भी मारी गई। तो अब वो घर वाले ही बता सकते हैं बेहतर कि क्या ये वही शख्स है, क्या ये उस दिन से अब तक घर नहीं पहुँच सका था या वाक़ईतन इसकी कोई एक्सीडेंट में डेथ हुई है। ये एक मुअम्मा ज़रूर है, लेकिन इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। तो फिर वो सैटेलाइट इमेजरीज़ और वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ये तो सामने आकर रहेगा पूरी दुनिया के कि 26 नवंबर को किसके कहने पर, किसने और कब और क्यों गोली चलाई। और फिर वो हामिद मीर साहब कहते हैं ना कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक इतनी शदीद गोलियाँ चलाई गईं, इतनी शदीद फायरिंग थी, दोपहर के वक़्त के लग रहा था हम कहीं लेबनान में या फ़लस्तीन में मौजूद हैं। तो ये नाहक खून, इस तरह मामला यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा और उसी पैनिक का नतीजे में आप ये सब कुछ देख रहे हैं, जो-जो देख रहे हैं। मज़ीद कुछ इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे अगले व्लॉग के अंदर। आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।